नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे घटना चक्र के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को। तो देखिए, अब ये जो समसामयिकी में भारतीय एवं वैश्विक चर्चित व्यक्तित्व, तो इसमें जो है रिलेवेंट चीज़ें होंगी, जो करंट की चीज़ें होंगी उन्हीं की चीज़ को देखा जाएगा जो देखने लायक होंगी। चलिए आइए चलते हैं। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यूके का। तो यूके का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और अभी भी हैं, इसीलिए हम लोग देखेंगे बोरिस जॉनसन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे 2019 में। थेरेसा मे के इस्तीफा के बाद उन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में बोरिस जॉनसन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वह दोबारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो ये बोरिस जॉनसन दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले रहे हैं, लेकिन इनसे जस्ट पहले थेरेसा मे थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सऊदी अरब के राजकुमार का नाम बताएं जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया था। फटाफट आंसर करिए। तो ये मैं जो एकदम पुरानी चीज़ें होंगी उनको खुद ही निकाल दूंगा तुरंत, ठीक है ना, आप परेशान मत होइए। तो सऊदी अरब के राजकुमार का नाम बताएं जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया था। तो ये थे मोहम्मद बिन सलमान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, मोहम्मद बिन सलमान। कम से कम ये पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है आपसे कि सऊदी अरब के सलमान की कौन है। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल शोधन, बुनियादी ढांचा, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। ठीक है ना, निवेश की घोषणा की। ये 100 अरब डॉलर याद रखना है। सऊदी अरब के सलमान जब आए थे भारत में, तो भारत में 100 अरब डॉलर जो है निवेश करने की घोषणा किए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर पूछ रहा है, बताइए। ये लोअर में पूछा था, लोअर के प्रीलिम्स में। आप देखते रहें कि कौन से परीक्षाओं में पूछा गया सब, तो बताइए। तो प्रोफेसर एस राधाकृष्णन इसके निदेशक हैं। ऑप्शन डी। इसके वर्तमान में, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें संदीप पी त्रिवेदी थे और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो है वर्तमान में जो है इसमें प्रोफेसर एस राधाकृष्णन इसके वर्तमान में निदेशक हैं। तो अब हम लोग एस राधाकृष्णन को लिख लेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर जो है एस राधाकृष्णन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। त्रिवेदी थे भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाला नाभिकीय विज्ञान और गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। वर्तमान में प्रोफेसर एस रामाकृष्णन, चलिए उसको राधाकृष्णन को रामाकृष्णन कर लीजिएगा, इसके निर्देशक हैं एस रामाकृष्णन। रामाकृष्णन इसके क्या है? डायरेक्टर है, डायरेक्टर।
तो इसमें से थोड़ा सा वाइजली पढ़ना पड़ेगा, जो काम की चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में स्थापित हुआ था मुंबई में, और ये जो है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। और अभी इसके वर्तमान में प्रोफेसर एस रामाकृष्णन इसके डायरेक्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर करिए फटाफट। पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी किसकी स्थापना किए थे बताइए? तो ये बीएचयू की स्थापना किए थे। मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे, बीएचयू की। तो इनके पोते जो हैं गिरधर मालवीय बीएचयू के ही चांसलर बनाए गए हैं, कुलाधिपति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज और मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में, ये खूब पूछा जाता है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में स्थापना हुई थी। तो बीएचयू के चांसलर कौन है? गिरधर मालवीय, और इसकी स्थापना जो 1916 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है बताइए? भारतीय इसमें जो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए उस समय जो थे विक्रम किर्लोस्कर हैं, थे विक्रम किर्लोस्कर। ये भी अच्छा संगठन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो उस समय उसके अध्यक्ष जो विजय किर्लोस्कर थे, लेकिन अब हो गए हैं उदय कोटक। तो अब हम लोग को उदय कोटक को याद करना है। CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है उदय कोटक हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। CII के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर थे, ये पूछ लिया था। जबकि 2020 में उदय कोटक ने भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, ठीक ना। अब आपको उदय कोटक को याद करना है। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो है कौन है? उदय कोटक है। चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन हैं बताइए? यहाँ पर कुछ टेक्निक अपनाई गई है इस प्रश्न में, ठीक है ना। ये भी देखिए लोअर में पूछा गया था 4th शिफ्ट में। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, तो जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति जो होते हैं वहाँ के राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। तो तमिलनाडु के राज्यपाल, इसका घुमा फिरा के पूछने का मतलब ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित इसका आंसर होगा। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनवारी लाल पुरोहित हैं। डॉक्टर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय उप कुलाधिपति के पद पर पदस्थ हैं। दायित्व है कि राज्य विश्व, देखिए ये लिखा है, राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है। प्रश्नकाल में बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, अतः कुलाधिपति भी वही है, ठीक है ना। तो राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर जो होता है कौन होता है? राज्यपाल होता है। डिप्टी चांसलर नियुक्त किया जाता है जो विश्वविद्यालय में रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन था उस समय, बताइए। तो ये बहुत चर्चित हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हैं। राधा मोहन सिंह 2014 के कृषि कल्याण मंत्री थे, 2014 वाले में राधा मोहन सिंह, अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर को याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा की उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? ये भी चर्चित जगह पर पूछ लेता है, बताइए। ये थी पूनम सिन्हा। पूनम सिन्हा जो है राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से लड़ी थी। वही कह रहा है लोकसभा के चुनाव में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? पूनम सिन्हा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजनाथ सिंह के विपक्ष में सपा की पूनम सिन्हा ने चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इतने मतों से जीत हासिल हुई, 3,47,000। चलिए, जीत हार होती रहती है, हम लोग फटाफट चलेंगे आगे। किसको यूएई द्वारा 2019 से द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित जायद पदक के साथ सम्मानित किया गया है, बताइए। तो यूएई जो है 2019 में जो है जायद पदक दिया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दोनों देशों की संबंधों को सुधारने के लिए जायद पुरस्कार दिया था यूएई नरेंद्र मोदी जी को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद पदक से सम्मानित किया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, बताइए। ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है तो गौरी सावंत है ये, ऑप्शन डी। ये याद रखिए, स्टैटिक क्वेश्चन भी होगा। पहला ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त गौरी सावंत हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत नियुक्त किया है, जबकि योजिता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं। इसको भी याद रखिए, योजिता मंडल को भी पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं, जबकि योजिता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं। गौरी सावंत, योजिता मंडल। ये भी प्रश्न पूछा था, ये इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। विजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी सामाजिक गतिविधियां करते हैं? तो विजवाड़ा विल्सन जो है किस क्षेत्र में काम करते हैं जिनको 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, बताइए। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से किया हुआ साफ सफाई, ठीक है ना। कहने का मतलब कि मल मूत्र को हाथ से न साफ किया कराया जाए किसी से भी, उसको उन्मूलन करने के लिए काम करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से किया हुआ साफ सफाई का उन्मूलन के क्षेत्र में इनका काम करने के लिए इनको ये दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और 2019 में जो अभी दिया गया हाल में, किसको दिया गया? रवीश कुमार को, पत्रकारिता के लिए।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रमन मैग्सेसे दो भारतीयों नामतः बेजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा को प्रदान किया गया। बेजवाड़ा विल्सन को यह पुरस्कार मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से किया हुआ सफाई कार्य के उन्मूलन के प्रयासों के लिए दिया गया था। 2019 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रवीश कुमार हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ कहीं पर भी भारतीय का नाम है, भारत का नाम है, उस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखिए। के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुटफ्लिका ने 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये कह रहा है कि 2019 में किस देश के राष्ट्रपति जो हैं इस्तीफा दे दिए हैं। उनका नाम भी दिया हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे। अब्दुल अजीज बुटफ्लिका, अब्दुल अजीज बुटफ्लिका। फटाफट आंसर करिए दोस्तों, बताइए। ये है अल्जीरिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अल्जीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुटफ्लिका ने जनता के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद टेबोने हैं। अब्दुल मजीद टेबोने। तो अब्दुल मजीद टेबोने, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, आप देख रहे हैं इसीलिए आपके सामने दिख भी रहा है। चलिए, तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? टेबोने साहब हैं। और अजीज साहब इस्तीफा दे दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा था, इसको देख करके उस समय चौकन्ने हो गए थे, कैसे भी पूछ लेता। अशोक लेलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? बताइए। तो अशोक लेलैंड ये थे विनोद के दसारी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रॉयल इनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है कि पूर्व सीईओ तथा एमडी विनोद के दसारी थे, जिन्होंने अपने रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपना पदभार संभाला है। विनोद के दसारी, रॉयल एनफील्ड। ये बहुत थोड़ा सा मैंने माइनर छोटा सा प्रश्न था, जिसके ऊपर सबका ध्यान नहीं जाता है। ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान के बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धान के बीजों के संरक्षण, बताइए। ये इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो धान के बीज हैं उनका संरक्षण किया ताकि वो खत्म ना हो। ये है कमला पुजारी। चलिए आगे चलते हैं। तो धान के बीजों के संरक्षण के लिए सुश्री कमला पुजारी को 2019 का अन्य कृषि श्रेणी में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार विभूषण जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत। आइए, 2020 के पद्म पुरस्कार जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत, लोक मामले बिहार। अरुण जेटली मरणोपरांत, लोक मामले दिल्ली। अनिरुद्ध जगन्नाथ, लोक मामले मॉरिशस। एमसी मैरीकॉम, खेल मणिपुर। छन्नूलाल मिश्रा, कला उत्तर प्रदेश। छन्नूलाल मिश्रा को उत्तर प्रदेश से आइए, 2020 में इनको मिला है। सुषमा स्वराज मरणोपरांत। और लोक मामले, और यहाँ पर लिखा है विश्वेश तीर्थ स्वामी जी पेजवारा। अधो खाजा मठ उडुपी मरणोपरांत अन्य को प्रदान किया गया। 3 लोग को 2020 में जो है पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय
दीर्घानुभवी नेपाली शेरपा हैं जिन्होंने इतने में 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की। 23 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, नेपाल के रहने वाले हैं, बताइए कौन है। तो ये हैं कामी रीता। कामी रीता जो है 2019 में 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले बने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बस एक बार एक सरसरी निगाह इस पर वो कर लीजिए ताकि आपको ये मालूम चले कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। हाँ, इसमें से ऐसे भी निकल के आते हैं जो आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में होंगे। कामी रीता एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय दीर्घानुभवी नेपाली शेरपा हैं जिन्होंने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। 23वीं बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, इसको भी याद रखिए, वैसे आप सब लोग जानते हैं, रटे हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार ने अप्रैल को अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया, बताइए किसको। बम्बई शेयर बाजार ने अप्रैल 2019 में को अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया। प्रथम डायरेक्टर बताइए। बीएससी। ये है जयश्री व्यास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2019 में बम्बई शेयर बाजार ने जयश्री व्यास को अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बम्बई शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। 1875 में दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में थी। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो बीएससी की स्थापना जो है 1875 हो गया, ठीक ना। और एशिया का पहला जब हुआ था उस समय इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, और जयश्री व्यास इसकी डायरेक्टर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। आप जानते हैं कि ये अभी भी हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से यही हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल जी हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया। इससे पहले वह 2014 के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त थे। तो 14 से 19 जो मोदी सरकार थी पहली, उसमें भी यही थे, और फिर 19 के बाद जो दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हीं को नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, वित्त मंत्री के रूप में। तो आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने पदभार ग्रहण किया। वह देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, और देश की पहला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, परंतु निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। तो जब इंदिरा गांधी वित्त मंत्री थी तो उस समय उनके पास और भी मंत्रालय थे, वो खुद प्रधानमंत्री थी पहले, ठीक है ना। तो लेकिन स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री ये पहली हैं, निर्मला सीतारमण जी। देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और इस तरह से देखें तो दूसरी हैं क्योंकि इनसे पहले इंदिरा गांधी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन हैं, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख पूछ रहा है, बताइए फटाफट दोस्तों, आंसर करिए। तो इसमें जो है सामंत गोयल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
चलिए आगे चलते हैं। पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी सामंत गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी दिन असम कैडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया था। आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो, और रा के हो गए सामंत गोयल। चलिए, अरविंद कुमार और सामंत गोयल याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? 19 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बताइए। तो अंतरिम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी को चुना गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को चुना गया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, बताइए, फटाफट आंसर करिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है गुजरात में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो वही कह रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है। गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर राजपीपाला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, ये याद रखिए 182 मीटर, बार बार पूछेगा, अब ये स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई जिसे मोदी ने देश को समर्पित किया। पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को आधुनिक भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी से गुजरात हेतु एकता ट्रेन यात्रा नाम से ट्रेन चलाई गई। एकता ट्रेन यात्रा नाम से ट्रेन चलाई गई। तो हम लोग को क्या क्या यहाँ से याद करना है? पहले तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी, 182 मीटर। दूसरा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना, साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है ये मूर्ति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 19 को मार डाला गया था? किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को, स्तंभकार का मतलब ये उसमें पेपर में एडिटोरियल लिखने वाले, किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के 2 अक्टूबर को मार डाला गया था? ये जो है उस समय बहुत चर्चा का विषय रहा था। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये जो है थे जमाल खगोशी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जमाल खगोशी। वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खगोशी को तुर्की के इस्तांबुल में स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर इतने को मार दिया गया था। जमाल खगोशी सऊदी अरब के नागरिक थे। जमाल खगोशी सऊदी अरब के नागरिक थे। सऊदी अरब के नागरिक थे और तुर्की के इस्तांबुल दूतावास में मारा गया था, ठीक ना। जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया था, बताइए। तो इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे
इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे किए थे। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। ये मंडी परिषद में पूछा गया था फर्स्ट पाली में। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने रोम में जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र इटली सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और एफएओ के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। यह केंद्र अफ्रीकी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जल तक पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा, अफ्रीका में सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाने हेतु नीतियां, पहलों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को समर्थन देने वाले अनुदान संस्थानों तक पहुंच के लिए माध्यम बनेगा। तो इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 9वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? भारत ओमान, ये 2018 की बात है, देख लिया जाए तो ठीक है ना। तो ये सुरेश प्रभु थे। सुरेश प्रभु पहले आपके वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे, अभी वर्तमान में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मस्कट ओमान में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 9वें तो आपके भारत की तरफ से सुरेश प्रभु गए थे, उद्योग मंत्री। देखिए, तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? टेस्ला इंक, बताइए। टेस्ला कंपनी है, वही पूछ रहा है कि टेस्ला इंक के सीईओ कौन है? तो एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और कहने का मतलब कि ये जो है, आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में प्राइवेट रिसर्च के चलाते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एलोन मस्क एक दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक हैं। एलोन मस्क स्पेस एक्स, इनकी कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक तथा एवं सीईओ तथा टेस्ला इंक कंपनी के सह संस्थापक तथा सीईओ हैं, ठीक ना। स्पेस एक्स और टेस्ला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एंथनी बोर्डेन, जिनकी इतने में अचानक मृत्यु सुर्खियों में थी, वह वास्तव में क्या थे? एंथनी बोर्डेन के बारे में पूछ रहा है, बताइए। एंथनी बोर्डेन जो है एक शेफ थे। शेफ किसको कहते हैं? खाना बनाने वाले को शेफ कहते हैं। एक अच्छे खाना बनाने वाले, CHEF, ये इसका अंग्रेजी में नाम होता है, शेफ थे। एंथनी बोर्डेन, जिनकी 2018 में हुई अचानक मृत्यु सुर्खियों में थी, वास्तव में क्या थे? शेफ थे। चलिए आगे चलते हैं। एक अमेरिकी सेलिब्रिटी शेफ, लेखक और तथा टेलीविजन जगत के बड़े व्यक्तित्व में से थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, व्यंजन और मानव स्थिति की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, व्यंजन और मानव स्थिति की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये शेफ थे, शेफ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेप्सिको के अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए। 2006 से 18 तक, ये बहुत चर्चित नाम है। 2006 से 18 तक पेप्सिको, जो आप लोग पेप्सी पीते हैं, कि अध्यक्ष रहने वाले भारतीय महिला का नाम बताइए। तो पेप्सिको के अध्यक्ष जो है सभी लोग जानते हैं, ये इंदिरा नूई जी थी, ठीक है ना। इसमें जो भी नाम देख रहे हैं ये सभी बहुत चर्चित नाम है। चंदा कोचर जी को जानते हैं, ये ICICI बैंक के क्या हैं? निर्देशक हैं।
डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। अभी ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार के मामले में फंस गई थी और इनके ऊपर जांच चल रही है। भारतीय मूल की अमेरिकी इंदिरा नूई वर्ष 2006 से 18 तक अमेरिकी फूड और बिवरेज कंपनी पेप्सिको की सीईओ थी। उनके पद छोड़ने के उपरांत रेमन लागुर्ता पेप्सिको के अध्यक्ष और कार्यकारी। तो अब जो कौन है, रेमन लागुर्ता हैं, रेमन लागुर्ता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। मणिपुर की आयरन लेडी, आप जानते हैं कि ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के लिए काम कर रही हैं और ये बहुत लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। इन्होंने मुख के माध्यम से कोई खाना नहीं खाया है। इनको खाना जो है पाइप के माध्यम से दिया जाता है। तो मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला, इनका जब भी देखेंगे फिगर तो हमेशा इनके मुंह में पाइप लगी रहती है नाक के माध्यम से। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट काम कर रहा है उसको हटाने की ये मांग कर रही हैं एक लंबे समय से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इरोम चानू शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है क्योंकि मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मणिपुर में आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आप्सपा 1958 के विरोध में 16 वर्षों तक अनशन किया था। उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इरोम को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 16 वर्षों तक, और जो 16 में तोड़ा, इरोम को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप्सपा कब लागू हुआ था? आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो लागू हुआ था 1958 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं देख रहा लेकिन इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनमें से कौन जापान का वर्तमान सम्राट है जिसने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है? जिसने जापान का वर्तमान सम्राट है जिसने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है, बताइए। अब सम्राट का पद जो है अपनी इच्छा से वो छोड़ रहे हैं, तो कौन थे? अकिहितो थे। 2016 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। जापान के वर्तमान सम्राट अकिहितो हैं। वे देश के 125वें सम्राट हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की थी। सम्राट अकिहितो के पद त्याग के बाद उनके पुत्र नारुहितो सम्राट बने। उनके ही पुत्र जो है नारुहितो सम्राट बने। साथ ही जापान में हेईसेई युग समाप्त होकर रीवा युग की शुरुआत हुई। नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं। ठीक है, नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं। और जो है अब जो हेईसेई युग समाप्त होकर रीवा युग की शुरुआत हुई। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है 2016 में, बताइए। तो आप जानते हैं कि उस समय थे उर्जित पटेल थे। अब तो भाई शक्तिकांत दास जी हैं, लेकिन उस समय उर्जित पटेल थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2018 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शक्तिकांत दास ने आरबीआई के नए गवर्नर का कार्यभार संभाला था। ठीक है ना। तो उर्जित पटेल 24वें थे और शक्तिकांत दास जो है 25वें गवर्नर हैं। याद रखिए, ये भी पूछ लेगा संख्या भी, नंबर किस नंबर के हैं ये भी पूछता है। तो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें व्यक्ति हैं।
जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? अब आपका तो देखिए ये पूछा है जुलाई 2018, ठीक है ना, और शक्तिकांत दास दिसंबर में बने थे। तो अभी कौन होंगे इस समय? तब इस समय भी उर्जित पटेल होंगे। अभी यही दिसंबर दिसंबर में शक्तिकांत दास बने हैं। 25वें याद रखिएगा, 25th। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बताइए। स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन सी करेक्ट, ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय ने सरकार ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मैं कौशल भारत का समर्थन करता हूं, आई सपोर्ट स्किल इंडिया अभियान के अनुबंधित करने की घोषणा की। स्किल इंडिया भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान जिसकी शुरुआत, ये याद रखिए कि स्किल इंडिया की शुरुआत कब, ये पूछेगा आपसे, बहुत लंबे समय तक पूछेगा। 15 जुलाई 2015 स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को की गई थी। प्रियंका चोपड़ा, फिल्म अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी को, उसके बाद इन लोग को भी बनाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है याद रखिए 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। ये आपसे पूछ लेगा कभी भी किसी भी एग्जाम में। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से पूरी वहां पर बिजली की पूर्ति जो है सोलर से होती है। तो देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन है? बताइए। ये जो है जालौन। ऑप्शन नहीं सॉरी, जालौन नहीं, खूंटी है। ये नहीं होगा, खूंटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय झारखंड के खूंटी जिले में संचालित है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 180 किलोवाट है। तो झारखंड का खूंटी जिला न्यायालय जो है पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित, तो वैसे तो हर जगह कम बेसी लगे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय है। और याद रखिए कहां पर है? झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? देखिए ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आ गया। शिव कुमार शर्मा, बताइए। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं। और ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये संतूर बजाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य से है। वे प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। वर्ष 1991 में इन्हें पद्मश्री 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण में कौन बड़ा होता है? पद्म विभूषण बड़ा होता है, ठीक है ना। ये भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पहला जो है भारत रत्न है, दूसरा जो है पद्म विभूषण है। चलिए आगे चलते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपलब्धि प्राप्त किया। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किए हैं, बताइए। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है, ये कौन है?
ये हैं पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मशहूर सितार वादक और संगीत शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने 2012 में पंडित कैलिफोर्निया में निधन हो जाने के पश्चात रिकॉर्डिंग अकादमी के आयोजकों ने 13 रविशंकर को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की थी। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको मरणोपरांत लाइफ टाइम ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? 2015 में पूछ रहा था, बताइए। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह थे। अभी जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं को कृषि कल्याण मंत्रालय भी था। चलिए अभी देख लेते हैं। तो ये जब प्रश्न पूछा था बीरेंद्र सिंह थे, लेकिन अब इसको आपको याद नहीं रखना है, हमको देखना होगा प्रश्न काल में ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल स्वच्छता कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह थी। वर्तमान में हमको देखना है, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनको याद रखिए आप लोग, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये जो पूछा है, लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं, अभी जो देखिए 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना। NV रमन्ना साहब हैं, ठीक है ना, इनको याद रखिए। तो ये जब प्रश्न पूछा था तो ये जस्टिस TS ठाकुर थे, ठीक है ना, 83। लेकिन ये बहुत पहले का प्रश्न है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उससे जोड़ करके हम लोग जो करंट को देख रहे हैं। तो अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना थे। शरद बोबड़े 47वें थे। तीरथ सिंह ठाकुर 43वें। चलिए हम लोग को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 47वें कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। और 48वें NV रमन्ना। NV रमन्ना साहब हैं, इनको आप याद रखिए। भारत की प्रथम महिला नागरिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में 2015 में हुई। भारत की प्रथम महिला नागरिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 74 वर्ष की, तो 74 वर्ष की उम्र में होगी। कौन है? शुभ्रा मुखर्जी। ये भी 2015 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इसको बहुत भारत की प्रथम महिला नागरिक अर्थात तत्कालीन राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं, तो पुरुष हो गए, और उनकी पत्नी जो है प्रथम महिला नागरिक कहा जाता है उनको। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी 2015 निधन हो गया उनका। तो जो आपके राष्ट्रपति जी लोग होते हैं, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो पुरुष मान ली कि अब जो पुरुष है तो पुरुष होगा, और उनकी पत्नी प्रथम महिला नागरिक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे अधिक वोट अंतर के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसे प्राप्त हुआ है? बताइए। सबसे अधिक वोट अंतर के साथ, तो इसमें जो है, इसमें देख रहे हैं 2015 तक दिया है, ठीक है ना, 2015 तक।
तो इसमें 2014 के चुनाव में जीती थी प्रीतम मुंडे। ऑप्शन डी। अभी जो है आगे चलते हैं। सबसे अधिक वोट अंतर के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड प्रीतम मुंडे को प्राप्त था। प्रीतम मुंडे ने अक्टूबर उपचुनाव में रिकॉर्ड लगभग 6.9 लाख मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया था। बीजेपी के CR पाटिल ने प्रतिद्वंदी को इतने, तो ये देखिए 2019 में जब पूछेगा तो CR पाटिल हो गए और 6.98 लाख मतों से हराया था। तो 2019 वाला जो चल रहा है अभी, जो अभी सरकार चल रही है, तो CR पाटिल साहब हैं और ये 6.89 लाख मतों से हराए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो तरला दलाल जो है पाक कला विशेषज्ञ हैं, ये भी एक शेफ हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तरला दलाल भारत की प्रख्यात पाक कला विशेषज्ञ थी। 2007 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया था। निधन हो गया, ठीक ना, 2013 में इनका निधन हो गया। तो फिर भी आपसे पूछा जा सकता है तरला दलाल जो है का संबंध जो है ये पाक कला विशेषज्ञ अर्थात खाना वाना बनाने वाले में इनको महारत है। पाक कला विशेषज्ञ इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेफ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब आ गया चर्चित स्थल, इसको हम लोग देखेंगे।